Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial from the Indian Express, and we have launched a PM Practice Pro, which includes all the mock tests for major bank and insurance exams, as well as the banking PDF course, which has more than 20,000 questions. So overall there are more than 5,000 mock tests and 20,000 questions. इसका प्राइस प्राइस है 1249, बट अभी अगर आप यूज़ करते हो PM20 यू कैन गेट इट एट 999. ओके, एंड इसमें क्योंकि डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन से, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन से, इट विल हेल्प यू प्रैक्टिस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड इट विल बी स्पेशली हेल्पफुल इफ़ यू आर टारगेटिंग मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स. ओके, सो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करें वो है हाउस होल्ड्स आर टेकिंग मोर लोन्स टू बूस्ट देयर स्पेंडिंग. ठीक है, टाइटल से ही कुछ आइडिया हो गया होगा कि जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, पीपल हैं, वो लोग ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं अपने खर्चे करने के लिए, टू सस्टेन, टू बूस्ट देयर स्पेंडिंग. तो क्विकली आपको ये रीड करना है पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड कर लो. Next. Next. ठीक है, सो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है. हमें सस्टेन्ड का ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. इम्पेयर्ड, नर्चर्ड, फिकल, कॉन्ट्रडिक्टेड एंड प्रिस्टीन. ठीक है, तो इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो सस्टेन का ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है. सस्टेन पैसेज में यूज़ हुआ यहाँ पे. ठीक है, ओके, चलो. तो फाइनेंशियल न्यूज़ भी रीड करनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पैसेजेस जो हैं वो बेस्ड हो सकते हैं कुछ ऐसे इसी टाइप के इंफॉर्मेशन पे. तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, पर क्योंकि डेटा गिवन है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो कई बार हम डेटा रीड करते हुए वी लूज ट्रैक ऑफ द आइडिया कि क्या कन्वे करना चाह रहा है ऑथर. ठीक है, तो इसमें हम फोकस करेंगे कि पूरा पैसेज है किस बारे में, लार्जर पिक्चर पे फोकस करेंगे, और डेटा तो हम डिस्कस करेंगे ही. सो डेटा रिलीज बाय द RBI shows that household gross financial assets have dipped marginally from 11.1% of GDP in 2021-22 to 10.9% in 22-23. तो अभी RBI ने डेटा रिलीज़ किया है. उसके अकॉर्डिंग क्या हाउस होल्ड ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि जहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो फाइनेंशियल एसेट्स जो थी इंडियन हाउस होल्ड्स की, घरों की, ठीक है, लोगों की, तो फैमिलीज़ की, तो वो पहले से कम हो गई है. 2021-22 में वो थी 11.1%, और अब वो 22-23 में हो गई है 10.9%. तो ये जो ड्रॉप है कितना है, 0.2% का ड्रॉप है, और इट इज़ मार्जिनल वर्ड हम यूज़ करते हैं जो बहुत स्मॉल चेंज आता है किसी वैल्यू के अंदर. सो मार्जिनल डिफरेंस या मार्जिनल डिप यहाँ पर यानी कि डिक्रीज़. तो बहुत एक स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है हाउस होल्ड ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स में. However, net household financial savings, which take into account their financial liabilities, have fallen to a multi-decade low of 5.1% of GDP in 22-23. Although जो financial assets हैं, household financial assets, gross financial assets, उसमें थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन जो नेट हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, जिसमें विच टेक इनटू अकाउंट देयर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, यानी कि उनकी जो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो डेट लिया हुआ है, जो कर्ज लिया हुआ है, तो उस कर्ज को हटा दें उसमें से. ठीक है, तो हमारे पास उनकी सेविंग्स आएंगी. तो जो हमने लाइबिलिटीज़ को अगर हम इफ़ वी टेक इट इनटू अकाउंट, अगर उसे इंक्लूड करें, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन में से, और जो उनके ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें से अगर लाइबिलिटीज़ हटा देते हैं, तो फिर कितना होगा. जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है हैव फॉलन एट ए मल्टी डेकेड लो.
यानी कि मोर देन 10 ईयर्स, 10, 20, 30 में भी, अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता, मल्टी डेकेड लो ऑफ 5.1% ऑफ जीडीपी। तो जो सेविंग्स है वो बहुत कम हो गई हैं पिछले कुछ टाइम में। अच्छा, यहाँ पर व्हेन वी टेक समथिंग इनटू अकाउंट, हम उसे कंसिडर करते हैं, हम उसे अपनी कैलकुलेशंस में इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो डेट है, ठीक है, कर्जा है। तो excluding the pandemic induced bump in 2020 to 21, net savings then surged to 11.5% of GDP. Household savings have typically ranged around 7 to 8% in recent years. अच्छा, अगर हम pandemic induced मतलब caused by the pandemic, ठीक है, तो something induced, पैंडेमिक इंड्यूस्ड बम्प, यानी कि पैंडेमिक से जो बम्प हुआ, बम्प मीन्स इंक्रीज। तो पैंडेमिक के टाइम पे लोगों ने अपना जो है सेविंग्स बढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट, जैसे कि ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस, ये एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंसेस कम हुए, तो लोगों की सेविंग्स इंक्रीज़ हुई थी। तो 2020-2021 में सेविंग्स में बम्प आया था, इंक्रीज़ हुआ था। और यहाँ पर हाइफन है, तो हमें ये इसी पीरियड के बारे में बता रहे हैं। क्या हुआ कि 2020-2021 में नेट सेविंग्स जो है वो बढ़ गई थी। तो ये जो बम्प है, सर्ज है, ठीक है, ये इंक्रीज शो कर रहे हैं वर्ड्स। तो सर्ज टू 11.5% ऑफ जीडीपी, काफ़ी बढ़ गई थी सेविंग्स। अगर उसको हम हटा दें तो जनरली किस परसेंटेज के आसपास रहती है टिपिकली, यानी आमतौर पे जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो 7 to 8% रही हैं पिछले कुछ साल में। लेकिन अभी कितनी हो गई हैं, वो 5.1% पे आ गई हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इन द प्री पैंडेमिक ईयर ऑफ 1920 सेविंग्स वर एस्टिमेटेड एट 8.1%, while in 21-22 they pegged at 7.2%। तो पैंडेमिक से पहले 8% थी एंड पैंडेमिक के बाद 7% थी, तो 7 to 8% रेंज में रही हैं। अच्छा, पेग एट का मतलब क्या होता है? जब आप जैसे कोई आप टेंट लगाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो आप, रोप एक टूल है, उसको आप ज़मीन में लगाते हो ताकि टू होल्ड द टेंट। सो उसको हम पेग कहते हैं। पेग यानी कि टू होल्ड, टू फिक्स एट अ प्लेस। तो यहाँ पर पेग्ड एट यानी कि फिक्स्ड एट। तो 21-22 पे जो हाउस होल्ड सेविंग थी वो इस लेवल पर थी, ठीक है, पेग्ड एट 7.2% यानी इस लेवल पर थी। As the household sector is a major source of funds to the economy, these trends warrant careful examination। और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर हाउस होल्ड सेविंग्स में डिप हो रहा है या फिर वो इंक्रीज हो रही है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इकोनॉमी, जो हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग्स हैं, जो फैमिलीज़ अपना जो पैसा है वो बचा के रखते हैं बैंक्स में, तो उससे क्या होगा, बैंक्स लोन्स देंगे बिजनेसेस को, तो बिजनेसेस के लिए या गवर्नमेंट्स के लिए एक सोर्स ऑफ फंड्स हैं जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं। और अगर वो कम हो रही हैं तो फिर हमारे लिए ये सोचने की एक बात है। दीज ट्रेंड्स वारंट केयरफुल एग्जामिनेशन, हमें ध्यान से इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, वारंट यहाँ पर क्या होता है? एक तो होता है अरेस्ट वारंट, ठीक है, तो इट्स अ नाउन, जहाँ पर एक ऑफिशियल एक ऑर्डर होता है किसी को अरेस्ट करने के लिए, ओके, कोर्ट ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर वारंट हैज़ बीन यूज्ड एज अ वर्ब, यानी कि ये ट्रेंड्स जो हैं इन ट्रेंड्स की वजह से हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर वारंट कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वी शुड पे अटेंशन टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर वारंट ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। The decline in net household financial savings can be traced largely to the rise in their liabilities। तो मेनली डिक्लाइन सेविंग्स क्यों कम हुई है? ऑल्दो एसेट्स जो है टोटल ग्रॉस एसेट्स में इतना चेंज नहीं आया, लेकिन सेविंग्स इतनी कम क्यों हुई है? क्योंकि लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, राइज इन लाइबिलिटीज़, लोगों ने लोन्स ज़्यादा लिए हैं, ओके। Household financial liabilities rose from 3.8% of GDP in 21-22 to 5.8% in 22-23। तो liabilities काफ़ी बढ़ी हैं, ठीक है, 21-22 से 22-23 में। To put these numbers in perspective, in absolute terms, household borrowings from financial institutions, banks, NBFCs, housing finance companies and others rose from 9 lakh crore in 21-22 to 15.8 lakh crore in 22-23। अभी हम सिर्फ अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि 3.8 से 5.8% हो गया, 2% बढ़ गई है।
लाइबिलिटीज़ हाउस होल्ड्स की। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो 9 लाख करोड़ थी 21-22 में और 15.8 लाख करोड़ हो गई है 22-23 में। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा जंप है एंड इंक्रीज ऑफ 76%। अब ये कैसे चेंज हुआ? इतना यहाँ पर तो सिर्फ 2% है, वो परसेंटेज एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी है। ठीक है, वो जीडीपी का कितना परसेंट है? अगर जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर परसेंटेज में भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब वो 21-22 की जो जीडीपी थी उसका 3.8% था एंड जो 22-23 की जीडीपी थी उसका 5.8% थी लाइबिलिटीज़। ठीक है, लेकिन अगर जीडीपी इंक्रीज़ हुई है तो वो ये 5.8% भी लार्जर होगा इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और इसीलिए यहाँ पर इतना डिफरेंस हमें दिख रहा है कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 9 लाख करोड़ डेट या लाइबिलिटीज़ थी 21-22 में, जो कि बढ़ के हो गई 15.8 लाख करोड़ इन 22-23, एन इंक्रीज ऑफ 76% विच इज़ ह्यूज। ओके, सो द डिसएग्रीगेटेड डेटा, एग्रीगेट करना, कलेक्ट करना, कंबाइन करना। ठीक है, डिसएग्रीगेट उसका उल्टा प्रोसेस, यानी आपके पास कंबाइंड डेटा है, अब उसको अलग अलग जो है कंपोनेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर दो। तो अगर हम सेक्टर वाइज डेटा देखें तो शोज़ loans from the banking sector rose from 7.76 lakh crore to 12.16 lakh crore over this period। तो एक साल में ही कितना बैंक्स से लोन कितना इंक्रीज हो गया? 7.76 लाख करोड़ से 12.16 लाख करोड़, while borrowings from NBFCs increased to 2.39 lakh crore up from 21,000 करोड़। तो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। ठीक है, 21,000 करोड़ से वो ऑलमोस्ट 2,40,000 करोड़ हो गया है बोरोइंग, तो काफ़ी बड़ा है। While this sharp surge in borrowings could be due to both push and pull factors, some have raised concerns that a sharp rise in liabilities in such a short time could indicate growing household distress। पुश एंड पुल फैक्टर्स की मे बी जो कम बैंक्स हैं जो या फिर NBFCs हैं, दे आर एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, या फिर दूसरी तरफ से कस्टमर के साइड से भी हो सकता है कि दे नीड मोर क्रेडिट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, बैंक्स की साइड से भी एंड कंज्यूमर्स की साइड से भी। बट एक्सपर्ट्स का कहना है कुछ जो है कंसर्न्स, एक्सपर्ट्स ने कुछ कंसर्न्स रेज़ किए हैं कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि हाउस होल्ड डिस्ट्रेस की लोगों के पास मे बी सेविंग्स नहीं है इतनी, और दे आर रिजॉर्टिंग टू क्रेडिट, और दे आर डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट to fund their expenses। ठीक है, तो data on bank credit does indicate that households have utilized the higher borrowing for the purchase of houses and vehicles and also for financing consumption। तो कौन से major areas है जहाँ पे लोग borrow करके spend कर रहे हैं? houses, vehicles and consumption, that is for buying goods, for buying their favorite gadgets। ठीक है, तो वो सब consumption में include होगा। ओके, तो बियॉन्ड अ पॉइंट हायर लेवरेज कुड हैव इम्प्लीकेशंस फॉर बोथ हाउस होल्ड्स एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं हाउस होल्ड्स की तो वो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। क्यों? अच्छा, इम्प्लीकेशंस होते हैं कि किसी चीज़ के क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या असर हो सकता है आने वाले टाइम में, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर लोग ज़्यादा इंडेप्टेड होंगे तो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, द RBI's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हैड अर्लियर नोटेड दैट द शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स हैज़ गॉन अप। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो RBI रिलीज़ करता है उसके अकॉर्डिंग कौन से लोन्स बढ़े हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स का जो शेयर है वो बढ़ा है। सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स अगर हम बात करें तो अगर आप हाउस लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो हाउस जो है वो उसकी ओनरशिप तब ट्रांसफ़र होती है जब आप लोन पूरा रीपे कर देते हो। तो एक तरीके से वो एक सिक्योर्ड लोन है। अगर आप व्हीकल लोन पर लेते हो, फॉर एग्जांपल कार, तो फिर कार की ओनरशिप आपको तब मिलेगी जब आप पूरा लोन रीपे कर दोगे। तो एक तरीके से देयर इज़ सम कोलेट्रल जो कि बैंक के पास होता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कोई कोलेट्रल नहीं होता। तो जैसे क्रेडिट कार्ड है,
तो क्रेडिट कार्ड में आप कोई भी कोलेटरल नहीं देते तो वो अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है। ऐसे जो हाउस लोन है, जो कार लोन है, वो सिक्योर्ड लोन्स हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन्स का जो शेयर है वो बढ़ गया है अभी रिसेंट ईयर्स में। इट हैड ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट सम साइंस ऑफ स्ट्रेस इन द क्रेडिट कार्ड एंड एजुकेशन सेगमेंट्स इन द पर्सनल लोन कैटेगरी वर इमर्जिंग। तो कुछ स्ट्रेस दिखने लगे हैं क्रेडिट कार्ड में, जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, एंड एजुकेशन सेगमेंट वो भी अनसिक्योर्ड लोन है। तो इन दोनों में ही कुछ स्ट्रेस मे बी के लोग टाइम पर रीपे नहीं कर पा रहे हैं लोन्स, तो कुछ स्ट्रेस अभी दिखने लगे हैं। एमर्ज मतलब टू कम आउट, ओके। देयर आर ऑल्सो लिमिट्स टू दिस क्रेडिट ड्रिवन ग्रोथ इन प्राइवेट कंजम्पशन। तो क्या होता है कि क्रेडिट जब बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन इसके भी लिमिट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट से ही आप कंजम्पशन करते जाएंगे एंड वो अच्छा रहेगा इकॉनमी के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ अ सस्टेन ग्रोथ ऑफ हाउस होल्ड इनकम्स, अगर हाउस होल्ड इनकम्स नहीं बढ़ती हैं, सस्टेन्ड मतलब लगातार नहीं बढ़ती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल पे एक फिक्स पेस पे नहीं बढ़ती हैं, a weakening of debt-led household consumption could have implications for the momentum in the broader economy. तो अगर जो ये डेट लेड हाउस होल्ड कंजम्पशन है कि लोग लोन्स लेकर कंज्यूम कर रहे हैं, अपने गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिमिट्स होंगी। और अगर हाउस होल्ड इनकम्स इंक्रीज़ नहीं होती हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। मोमेंटम होता है कि जो एक जैसे अगर इंक्रीज़ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, तो जिस पेस पे ग्रो कर रही है, जिस फोर्स के साथ ग्रो कर रही है, उस मोमेंटम की बात हो रही है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा, ओके, कुछ हमने मिस तो नहीं किया, ठीक है, या ठीक है। तो इसी के ऊपर ये हमारा एडिटोरियल था। तो इसमें कंसर्न है कि अगर इतने तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, ऑल्दो कि ये जो है ये कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अगर हाउस होल्ड इनकम्स इंक्रीज़ नहीं होते और ये डेट ड्रिवन या डेट लेड जो कंजम्पशन है यही कंटिन्यूड रहती है, तो फिर हमें फिर स्ट्रेस दिखने लगेंगे हमारे इकोनॉमी में। अभी हमने पास्ट में भी देखा था 2013, 12, 13, 14 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा NPAs एक्यूमुलेट हो गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो वो कब होते हैं, जब एक बोरोवर जो है अपने लोन्स रीपे नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स फिर आने लगते हैं जब इन हाउस होल्ड इनकम्स नहीं इंक्रीज़ होती, लेकिन जो है डेट लेड कंजम्पशन बढ़ती रहती है। सो दिस वॉज आवर एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। सस्टेन्ड मीन्स एक पर्टिकुलर पेस पे या एक पर्टिकुलर लेवल पे कंटिन्यू करना, लगातार उसी लेवल पे रहना। तो इम्पेयर का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, हार्म करना, ठीक है, डैमेज करना। सुनो, नर्चर मीन्स टू केयर, ठीक है। क्या ये सस्टेन से सिमिलर है? नहीं। फिकल होता है जो अनप्रेडिक्टेबल है, लाइकली टू चेंज क्विकली, ठीक है, बड़ी जल्दी चेंज आ जाता है। एक लेवल पे या एक पेस पे मेंटेन रहना एंड बहुत तेज़ी से चेंज होना, तो ये ऑपोजिट मीनिंग है। फिकल इसका आंसर होगा। कॉन्ट्रडिक्टेड का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को डिनाई करना, मना करना, ठीक है, किसी चीज़ के अगेंस्ट कुछ कहना, ये शो करना कि वो गलत है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट ऑपोजिट टू सस्टेन्ड। एंड प्रिस्टीन इज़ प्योर, ठीक है, तो वो भी इसका ऑपोजिट नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, फिकल, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के ट्यूटोरियल में वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। यू कैन ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम आवर मंथली vocab PDF. Okay, I hope you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.